ये कहानी है देवरानी अंजलि और उसकी जेठानी कंचन की। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर और प्यार से रहा करती थी। लेकिन कंचन की देवरानी अंजलि बहुत ही ज्यादा बातूनी थी और बात करने के चक्कर में वो किसी के भी चेप हो जाया करती। आसपास के लोग उसे चिप को पड़ोसन कहा करते। लेकिन वही अंजलि की जेठानी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अंजलि अपने घर के बाहर मार्केट जा रही थी। तभी उसे पड़ोसन कमला देख लेती है और कहती है, अरे कहाँ चली है सुबह सुबह थैला लेकर। अगर इससे पूछ ले कि ये कहाँ जा रही है तो अभी ये मुझसे चिपक जाएगी और घंटों मुझसे बात करने लगेगी। ये मुझे देखे इससे पहले मैं ही अंदर चली जाती हूँ। कमला अंदर जा ही रही होती है कि तभी अंजलि उसे देख लेती है और कमला को आवाज देकर कहती है, अरे ओ कमला, क्या कर रही है? अभी तक तेरा काम नहीं खत्म हुआ। बहुत दिनों बाद देखा तुझे। कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कहीं नहीं गई थी, बस तुझसे ही छुप रही थी। लेकिन आज इसने देख ही लिया। आज फिर ये मेरे समय खराब करेगी अपनी फालतू की बातों से। घर का सारा काम अभी भी पड़ा ही हुआ है। अरे बोलना, चुप क्यों खड़ी है? कब से पूछ रही हूँ कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं अंजलि बहन, बस सुबह का समय है, घर का काम कर रही हूँ। और आप कहाँ जा रही हो ये थैला लेकर सुबह सुबह? अब अंजलि कमला से घंटों बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में अंजलि मार्केट से सामान लेकर वापस आती है कि तभी अंजलि की सास सुधा अंजलि से कहती है, अरे कहाँ रह गई थी तुम? मार्केट गई थी सब्जी लेने या सब्जी को बनाने गई थी जो इतना समय लग गया तुझे? नहीं माँ जी, वो रास्ते में कमला मिल गई थी। उससे बात करने में इतना समय लग गया, टाइम का पता ही नहीं चला। एक नंबर की चिपकू हो गई है। किसी के साथ भी चिपक जाती है और बात करने लग जाती है। सिर्फ टाइम पास करने का बहाना चाहिए इसको। तुझसे सही तो तेरी जेठानी है जो सारे काम समय पे करती है। क्या माँ जी, आपको तो मेरी हर बात खराब लगती है और जेठानी जी की हर बात अच्छी लगती है। ये तो आपकी गलत बात है माँ जी। हाँ हाँ, चल अब मेरे साथ ये बातें मत बना। जाकर कुछ काम कर ले। अपनी सास की बात मानकर अंजलि अपनी जेठानी के पास जाती है। कंचन रसोई में खाना बना रही थी। तभी अंजलि अपनी जेठानी कंचन के पास जाकर उससे कहती है, क्या जेठानी जी, आप तो दिन भर बस काम काज में लगी रहती हो। वो क्या है ना देवरानी जी, आपकी तरह मुझे पड़ोसियों से चिपकने की आदत नहीं है ना। ये आदत बस आपकी है, जिस वजह से सब आपको मोहल्ले में चिपकू पड़ोसन के नाम से भी जानते हैं। क्या जेठानी जी, आप मुझे ताने मार रही हो? कुछ देर में अंजलि वहाँ से चली जाती है। शाम को दूध वाला आता है। अंजलि दूध लेने के लिए अपनी डोची लेकर उसके पास जाती है और उससे बातें करते हुए कहती है, अरे भैया, आपके घर में सब कैसे हैं? भाभी ठीक है और बच्चे आपके? दूध वाला अपनी दूध का कंटेनर उठाकर अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है कि तभी अंजलि कहती है, अरे भैया, ये क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातों का बिना जवाब दिए जा रहे हो। अरे बड़ी जल्दी में लग रहे हो मुझे। हाँ भाई, अगर मैं आपसे ऐसे ही बात करने लग गया ना तो आगे के घरों में दूध नहीं पहुंचा पाऊंगा और आपकी बातें एक बार शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। इतनी देर में तो मैं 4 घर में दूध देकर नक्की कर दूंगा। तभी कंचन वहाँ आती है और अपनी देवरानी से कहती है, इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि तुम अब दूध लेकर आओगी, लेकिन तुम तो यहाँ दूध वाले के साथ ही चिपकी हुई हो। हद होती है देवरानी जी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब तो अंजलि को आस पड़ोस की औरतें चिपकू पड़ोसन कहने लगती थी। एक रोज वो घर में बैठी बोर हो रही थी। तभी मन में कहती है, यहाँ अकेले बैठने से अच्छा होगा मैं सामने वाली विमला के घर चली जाऊँ, वहीं घंटों बात करके वापस आ जाऊंगी। तभी अंजलि विमला के यहाँ कटोरा लेकर सामान मांगने के बहाने चली जाती है। लेकिन अंजलि को देखकर विमला अंजलि के पास जाकर उससे कहती है, अरे अंजलि, तुम यहाँ? क्या हुआ? हाँ विमला, वो मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। हाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो यहीं। विमला रसोई में चीनी लेने जाती है और मन में कहती है, आ गई ये चिपकू पड़ोसन। अब ये इतनी जल्दी तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। मेरा पूरा समय खराब करेगी अब ये। कुछ देर में विमला चीनी लेकर आती है और फिर अंजलि उससे बहुत देर तक गप्पे लड़ाती है और फिर वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन सुधा अपनी पड़ोसन कमला से बात कर रही थी। अरे सुधा, तेरी छोटी बहू अंजलि कितना बोलती है और आए दिन किसी न किसी के घर में घुसी जाती है और घंटों घंटों बात बनाती रहती है। एक नंबर की चुपकू है तेरी बहू, कभी काम की बातें भी नहीं करती, दिन भर बस फालतू की बातें करती है। अरे कमला, क्या करूं मैं खुद इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। समझ ही नहीं आता इसका क्या करूं। एक ये है और एक इसकी जेठानी है। वो इतनी समझदार है, लेकिन ये तो पूरी नालायक है। वक्त बीतता है और एक दिन अंजलि सामान खरीदने जाती है। मार्केट में बहुत भीड़ होती है तो वो सामान ले रही थी कि उसके सामने एक चोर आ जाता है। लेकिन अंजलि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में जो आदमी है वो एक चोर है। और अंजलि उस चोर से बात करने लगती है और उससे कहती है, अरे भैया, जरा मेरी मदद करो, मेरा ये भारी बैग पकड़ो और जरा आगे ले चलो इसको। चोर बैग हाथ में लेकर आता है और बातों में लगाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। चोर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लाकर रोक देता है और चाकू निकालकर अंजलि को दिखाते हुए कहता है, चल चुपचाप से अपने सारे गहने निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये चाकू डाल दूंगा तेरे अंदर। हाँ भैया, दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, बस ये चाकू मुझसे दूर रखो। अंजलि डर से कांप रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक उसकी जेठानी आ जाती है और चालाकी से फौरन पुलिस को बुलाती है। कुछ ही पलों में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अंजलि की जेठानी कंचन पुलिस को सभी चीजें बताती है और पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। साथ ही कंचन से कहती है, कंचन जी, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया है। ये जेल से भाग के भीड़भाड़ वाले मार्केट में घुस गया। हम सब इसे ढूंढ ही रहे थे। और अंजलि जी, आप ऐसे ही किसी के गाड़ी में कैसे बैठ सकती हैं? अगर हम समय पर नहीं आते तो आज आपकी जान भी जा सकती थी। लेकिन कंचन जी ने सही समय पर हमें फोन करके बुला लिया। पुलिस चोर को वहाँ से लेकर चली जाती है कि तभी अंजलि अपनी जेठानी कंचन से कहती है, जेठानी जी, आज तो आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं अपनी जान से ही हाथ धो बैठती। वो तो अच्छा था कि मैं भी मार्केट किसी काम से आई और मैंने तुम्हें उस गाड़ी में बैठते हुए देख लिया और तुम्हारा पीछा किया सही वक्त पर आकर देवरानी जी। लेकिन आपको इस हादसे से एक सीख तो मिल ही गई होगी कि किसी भी अनजान आदमी से इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ाते और आपकी ये चिपकू वाली हरकत आप पर ही भारी पड़ गई है। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से किसी से भी फालतू बातें नहीं करूंगी और अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो बाल बाल बची, नहीं तो आज जान ही जाती मेरी तो। कोमल अपने गरीब पिता मोहन के साथ एक छोटे से मकान में रहती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद कोमल कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके गांव में कोई लड़कियों को नौकरी पर रखता ही नहीं था। साथ ही कोई ऐसा अच्छा काम भी नहीं था जो कोमल कर सके। इसीलिए वो एक दिन अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करने का सोचते हुए अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं कहीं दूर काम करने तो जा नहीं सकती और गांव में मेरे मुताबिक कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके एक छोटी सी पाठशाला खोल लूं। इससे गरीब घर के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और मुझे भी अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल करने का जरिया। बेटा, ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे लगता है इस गांव के लोग तेरे पास अपने बच्चे को भेजेंगे क्योंकि तू पढ़ी लिखी है? इसी बात से यहाँ सब चिढ़ते हैं कि लड़की होकर मैंने तुझे पढ़ाया। लेकिन पिताजी, इस गांव में कुछ लोग आपके जैसी सोच भी रखते होंगे ना, जो अपने बच्चे लड़के हो या लड़की उनको शिक्षित करना चाहे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण ना कर पा रहे हो। ऐसे लोगों के लिए मेरी पाठशाला होगी। हाँ बेटा, तेरा विचार बहुत अच्छा है, मैं इसमें तेरे साथ हूँ। हम आज ही तेरी पाठशाला का प्रचार गांव में करेंगे। कोमल को अपने पिता की हाँ सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसके पिता ही थे जो उसे उसके हर काम में सपोर्ट करते थे। उसी दिन काम खत्म करके मोहन अपनी बेटी के साथ गांव के घर में अपनी बेटी की पाठशाला के बारे में जाकर बताते हुए बोलते हैं, बहन जी, मेरी बेटी पाठशाला खोल रही है। अपने बच्चों को भेजना पढ़ने के लिए, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। काकी, कल मैं एक पाठशाला खोल रही हूँ, आप अपने घर के बच्चों को भेजना पढ़ने, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। दोनों बाप बेटी पूरे गांव में घूम घूम कर सबको पाठशाला की जानकारी देकर घर आते हैं, जहां कोमल अपने पिता से बोलती है, पिताजी, क्या लगता है आपको कि कोई भेजेगा अपने बच्चों को मुझ गरीब की पाठशाला में? बेटा, अच्छों के साथ अच्छा होता है। तेरा इरादा नेक है तो तुझे सफलता जरूर मिलेगी।
कोमल खुद पर विश्वास रख के अगले दिन सुबह सुबह अपने घर के आंगन में एक स्टैंड पर ब्लैक बोर्ड रख लेती है और उसके सामने चटाई बिछा लेती है। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब कोई बच्चा नहीं आता तो वो निराश होकर अपने पिता से बोलती है, पिताजी, लगता है मुझ गरीब की पाठशाला में कोई नहीं आएगा। इतने में वहाँ पर गांव की एक औरत माला अपनी 5 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के साथ आती है और कोमल से बोलती है, कोमल बिटिया, ये मेरे बच्चे राजू और मुन्नी है। इनके पापा मजदूरी करते हैं और इतने पैसे में हमारा घर ही मुश्किल से चलता है। कल तुम्हारी इस पाठशाला के बारे में सुना, ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे हम। क्या तुम फिर भी हमारे दोनों बच्चों को पढ़ा दोगी ताकि भविष्य में ये हमारे जैसे दिन ना देखे? कैसी बात करती हो काकी? ये पाठशाला मैंने इसीलिए खोली है ताकि मुझ जैसे और भी गरीब बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी के कारण नहीं कर पा रहे, वो मेरी इस पाठशाला में आएंगे। आपको यहाँ पैसे नहीं देने, बस अपने बच्चों को कॉपी किताब दिलवा देना, बाकी इनकी शिक्षा मुफ्त होगी। सच में दीदी, हम दोनों भी पढ़ पाएंगे? हाँ मुन्नी, लेकिन वो पल नहीं पढ़ होता है। तुम दोनों भी पढ़ पाओगे और बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनोगे। चलो आओ बैठो। अपनी पाठशाला में दोनों बच्चों को देखकर कोमल बहुत खुश होती है और वो उन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे माला की तरह गांव के और भी लोग अपने बच्चों को कोमल की पाठशाला में भेजते हैं, जिसके चलते अब गरीब की बेटी की पाठशाला गांव में चर्चा का विषय बन गया था। और एक दिन गांव के जमींदार रघुवेंद्र सिंह, जिसके गांव में 3 स्कूल चलते थे, उसको इस बात का पता चलता है तो वो उन तीनों स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाकर कहता है, अरे तुम लोगों को स्कूल की जिम्मेदारी दी है ताकि हमारे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और हमारा मुनाफा हो, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में ना आने की जगह वो उस गरीब लड़की की पाठशाला में जा रहे हैं। क्यों? और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो हमारे स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा कर उस लड़की की पाठशाला में लिखवा रहे हैं। बता सकते हो क्यों? रघुवेंद्र की बात सुनकर स्कूल की फीमेल प्रिंसिपल उससे बोलती है, जमींदार जी, हमारे स्कूल में कई सुविधाएं हैं, जैसे लाइब्रेरी, खेल कूद के मैदान, अलग अलग यूनिफॉर्म, जिनके खर्चे निकालने के लिए स्कूल की फीस हजारों में है, जिसकी वजह से गरीब आम लोग हमारे स्कूल में दाखिला लेने की नहीं सोच सकते। तो मत लो ना इतने पैसे, कम कर दो ना फीस। फिर ये स्कूल आपको मुनाफा नहीं नुकसान ही देंगे। अब ये आप ही बताइए, अगर नुकसान झेल कर स्कूल चलाना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं जमींदार जी, हम लोग तो शिक्षा बेच रहे हैं पर वो लड़की शिक्षा बांट रही है, इसलिए उसे जलने की छोड़ दीजिए। अमीरों के बच्चे तो आ ही रहे हैं ना आपके स्कूल में, गरीबों को ले लेने दीजिए मुफ्त की शिक्षा। लगता है आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है प्रिंसिपल साहिबा, और ये स्कूल ना मैंने ना नुकसान झेलने के लिए नहीं खोले हैं। अब जाइए आप सब यहाँ से, मैं नुकसान नहीं झेल सकता। मुझे इस गरीब की बेटी की पाठशाला का कुछ तो करना होगा। रघुवेंद्र कोमल की पाठशाला को बंद करने के तरीके तलाशने लगता है, तो वहीं कोमल का ये मुफ्त शिक्षा का प्रयास जब सरकार की नजर में आता है तो उसको सरकार से मदद मिलती है और उसकी आंगन की पाठशाला को अब एक छोटे से विद्यालय में बदल देती है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, जिसके कारण गांव के लोग इकट्ठे होकर कोमल के घर आते हैं और उनमें से गांव का एक आदमी संजय मोहन और कोमल से बोलता है, अरे मोहन भाई साहब, आपने अपनी बिटिया को पढ़ा के पूरे गांव का भला किया है। माफ करना, हम लोग पहले कहते थे कि लड़की जात का पढ़ना तो बेकार होता है। हाँ भाई साहब, गांव वालों ने आपको कितना बुरा भला भी कहा था जब आपने अपनी बिटिया को गांव से बाहर स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था। आज आपकी बिटिया के कारण हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको नहीं पता, हमारा छोटा सा बेटा हमको अंग्रेजी में कविता सुनाता है। समझ तो नहीं आती, लेकिन सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा बेटा भविष्य में बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा। देखिए काका और आप सभी, मैंने ये काम बस इसीलिए शुरू किया ताकि हर वो बच्चा पढ़ सके जो पढ़ने की इच्छा तो रखता है लेकिन पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाता, और शिक्षा को जितना बांटो वो उतना ही बढ़ती है। इसीलिए आप सभी, लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षित करें। कोमल की अब पूरे गांव में वाहवाही सुनकर रघुवेंद्र का दिमाग घूमने लग जाता है और वो जल्दबाजी और गुस्से में आकर एक रात कोमल के विद्यालय में आग लगवा देता है। इस हादसे से पूरे गांव में हलचल हो जाती है और कोमल भी अपने विद्यालय के सामने आकर बोलती है, मेरा
मेरा विद्यालय, मेरी पाठशाला जल रही है। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मोहन कोमल को आगे जाने से रोकते हुए बोलता है। बिटिया रुक जा, आग ज्यादा है, तुझे लग जाएगी। और तू चिंता मत कर, ये जिसने भी किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ पिताजी, मैं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको छोड़ूंगी नहीं। गरीब बच्चों के विद्यालय को बचाने के लिए पूरा गांव सामने आता है और जल्दी से सारी आग बुझा देता है। कुछ ही दिनों में विद्यालय को गांव वाले दोबारा से मरम्मत करके ठीक कर देते हैं और कोमल बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देती। लेकिन सरकारी विद्यालय में आग लगने की जांच होती है और जांच में सामने आ जाता है इसके पीछे गांव का जमींदार रघुवेंद्र है, जिसके कारण पुलिस जब रघुवेंद्र को ले जा रही होती है तो कोमल और गांव वाले उसका रास्ता रोक के बोलते हैं। जमींदार साहब, आपने क्यों हम गरीबों के बच्चों की पाठशाला को जलाना चाहा? अरे हम गरीब आपके स्कूल में बच्चों को भेज नहीं सकते तो आप हमारे बच्चों से पढ़ने का हक ही छीन लोगे? आप जैसे लोग तो अपना मुनाफा देखते हैं। अपने स्कूल में इतनी इतनी फीस रख के पहले गरीबों के बच्चों को दाखिला नहीं देते हैं, फिर अगर वो कहीं पढ़ रहे हो तो आपसे ये भी नहीं देखा जाता। शांत हो जाइए आप सभी। और जमींदार साहब, आपने जो किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको। अब देखिए, मेरी पाठशाला तो यूं ही चलेगी, लेकिन आपकी इस हरकत से आपके स्कूल पर असर आएगा और आपके कारण कितने बच्चों की शिक्षा आधे में ही रुक जाएगी। मेरे और मेरे स्कूल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मुफ्त की पाठशाला में इन बच्चों को पढ़ा और मैं इन जैसे लोगों को अपने विद्यालय में इसलिए दाखिला नहीं देता क्योंकि गरीब जितना भी पढ़ ले, गरीब का गरीब ही रहेगा। यकीन नहीं है तो खुद देख लो। पुलिस रघुवेंद्र को वहां से ले जाती है और कोर्ट में उसके जुर्म के लिए उसको जेल तो होती है, लेकिन उसके स्कूल को सरकार के अंतर्गत कर लिया जाता है, जिसके कारण वहां के बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकती। तो वहीं इतने समय से मुफ्त शिक्षा दे रही कोमल को सरकार की तरफ से अब विद्यालय चलाने के लिए वेतन मिलने लगता है और अब इस गांव के साथ साथ आसपास गांव के पढ़े लिखे लोग भी अपने अपने बल पर गरीबों के लिए मुफ्त पाठशाला खोलने लगे ताकि घर घर तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। नीरू के ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जहाँ एक तरफ नीरू एक छोटे घर की सीधी साधी लड़की थी, वहीं उसके ससुराल वाले अपनी अमीरी का शो ऑफ करने वाले घमंडी लोग थे। नीरू नई नई शादी करके अपने पति ध्रुव के साथ अपने ससुराल पहुँचती है, जहाँ गृह प्रवेश के टाइम नीरू की सास संगीता की नजर नीरू के गले में पड़ी सिल्वर चैन पर जाती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहती है, बहू ये क्या, तेरे गले में सिल्वर की चैन? अगर तेरी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो तुझे शादी में एक सोने का हार या कोई चैन बनवा के दे सके तो पहले ही बता देती, हम खुद बनवा के भेज देते। अब इतने बड़े घर की बहू का गृह प्रवेश सोने के हार की जगह सिल्वर की चैन पहनकर होगा तो लोग क्या सोचेंगे? माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने ही माँ से कहा था कि मैं ये सिल्वर की चैन नहीं उतारूंगी, और हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे गोल्ड सूट नहीं करता, इचिंग होने लगती है। रहने दे बहू, हमें सब अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों के पास क्या है क्या नहीं और तुम लोग क्या दे सकते हो। हमसे तुम्हारे हालात छुपे नहीं है, तो झूठ बोलकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश मत कर। माँ, अब क्या सारे सवाल यहीं दरवाजे पर खड़ा करके ही पूछ लोगी क्या? जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म पूरी करिए और मुझे अंदर आने दीजिए, बहुत थक गया हूँ मैं। ध्रुव की बात सुनकर संगीता अपनी बहू के आगे कोई और ताना मारे बिना उसका गृह प्रवेश करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संगीता अमीर होने के चलते अपनी बहू को उसकी गरीबी को लेकर ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और हमेशा उसे उसकी सिल्वर चैन को लेकर सुनाती रहती। ऐसे ही एक रोज सरिता अपनी बहू नीरू के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू, आज मेरी एक दोस्त के यहाँ उसकी बहू की गोद भराई की रस्म है और उसने हम दोनों को ही बुलाया है, इसलिए तू अच्छे से तैयार हो जा, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जी माँ जी। और हाँ, कृपया करके अपने गले की ये सिल्वर चैन उतार कर कोई सोने का भारी सेट डाल लेना, ताकि सबको ये पता चले कि तू कितने बड़े घर की बहू है। माँ जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या किसी के सामने अपने पैसों का घमंड दिखाना या शो ऑफ करना ठीक है? अच्छी बात है, भगवान ने हमें इस धन दौलत सब दिया है, लेकिन उसको लेकर अपने से गरीब लोगों का मजाक बनाना मुझे सही नहीं लगता। बहू तो ये सब नहीं समझेगी क्योंकि तो खुद ही एक छोटे घर से है ना, इसलिए
ये सब बड़ी बड़ी सोसाइटी और अमीर लोगों से जुड़ी बातें हैं। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसी सोसाइटी और अमीर लोगों से जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप अकेले ही चली जाइए अपनी फ्रेंड के घर। अब तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे और हमारे साथ ढलना होगा, क्योंकि तुम ये मत भूलो कि हम एक बहुत बड़े घर के लोग हैं, इसलिए तुम्हारा रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना बैठना सब अमीरों की तरह ही होगा, ठीक है? और मुझे तेरे साथ बहस करके अपना समय खराब करने का शौक नहीं है, इसलिए तू अपने पति के साथ ही आइयो फंक्शन में, मैं जा रही हूँ। संगीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वो अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद नीरू अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय ध्रुव ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। नीरू उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देती है। तभी ध्रुव कहता है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ ने तो मुझे कॉल करके बोला था कि तुम तैयार हो, तुम्हें लेकर मुझे फंक्शन में जाना है। हाँ, वो मैं घर का काम कर रही थी इसलिए तैयार नहीं हुई। आप भी फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही अच्छा है, क्योंकि माँ का कई बार कॉल आ गया है। अगर ज्यादा लेट हुए तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए ज्यादा देर मत करना। जी बस मैं अभी जाती हूँ। नीरू इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीरू और ध्रुव दोनों तैयार होकर फंक्शन के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही फंक्शन में पहुंचते हैं तभी नीरू के साथ संगीता की नजर फिर से नीरू के गले में पड़ी सिल्वर चेन पर जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाकर कहती है, बहू तुझे कितना भी समझा लो, लेकिन तेरे ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता ना। मैंने तुझसे कहा था कि अपनी ये सिल्वर की चैन पहनकर फंक्शन में मत आइयो, कोई अच्छा सा सेट डाल लियो, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे इंसल्ट करवाने में मजा आता है ना। माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि मुझे गोल्ड पहनने से इचिंग होती है, और वैसे भी मुझे गोल्ड से ज्यादा सिल्वर पसंद है, इसलिए मैं हमेशा सिल्वर की चैन पहनती हूँ और मैं उसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। ये तेरा ससुराल है और मैं तेरी सास, इसलिए तुझे मेरे हिसाब से चलना ही होगा। और तू भी चुपचाप खड़े होकर अपनी बीवी की बकवास सुन रहा है, उसे समझा नहीं सकता था? बताओ, इतने बड़े घर की बहू और सिल्वर की चैन पहनकर घूम रही है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि संगीता की बहू सिल्वर की चैन पहनने वाली बहू निकली। संगीता अपनी बहू को फंक्शन में सिल्वर की चैन पहनकर आने पर सुना रही थी। तभी उसकी दोस्त रूपाली वहाँ आती है और नीरू के गले में सिल्वर चैन को देखकर संगीता का मजाक उड़ाते हुए कहती है, संगीता ये क्या है, तेरी बहू सिल्वर की चेन पहन कर आई है? मैं तो सोच रही थी तेरी बहू है, ऊपर से नीचे तक सोने से ढकी होगी, लेकिन यहाँ तो सोने का नाम और निशान नहीं है। इतनी गरीबी आ गई है तुझे कि अपनी बहू को सोने का हार भी नहीं पहना पाई। तूने अपने घर के फंक्शन में मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया है या फंक्शन में शामिल होने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। कोई बात नहीं, बहू ना सही, सास ने तो पहने हुए है ना। अब जब इसने अपने बहू को गहने दिए ही नहीं होंगे तो पहनेगी क्या? आंटी जी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बेहतर सारे सोने के गहने हैं, लेकिन मुझे सोने से प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सिल्वर की चैन डाल रखी है। यार इन औरतों के बीच में मैं कहाँ फंस गया। अच्छा, अब अगर आप लोगों का ये सिल्वर और गोल्ड का मुकाबला खत्म हो गया हो तो क्या हम कुछ खा पी सकते हैं? हाँ बेटा, आओ ना। रूपाली इतना कहकर सभी लोगों को अंदर लेकर जाती है और सभी लोग फंक्शन को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म होने पर संगीता अपने परिवार के साथ अपने घर आती है और सीधा अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक सोने का सेट लेकर अपनी बहू के पास आती है और उसके गले से सिल्वर की चैन को उतारकर उसे सोने का हार पहनाते हुए कहती है, अगर तूने अपने गले से ये सोने का सेट उतारने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद समझाऊंगी नहीं। कोई किसी भी चीज को लेकर मेरे इंसल्ट करे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, मेरा इरादा आपकी बात ना मानना या आपकी इंसल्ट करवाना नहीं था। सच में मुझे गोल्ड से प्रॉब्लम हो जाती है, जलन, रैशेज हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। संगीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ गोल्ड पहनने की वजह से सच में नीरू के गले में रेड रैशेज हो जाते हैं, जिससे उसे बहुत जलन होती है। फिर भी अपनी सास की बात का मान रखने के लिए नीरू अपने गले से सोने के सेट को नहीं निकालती। ऐसे ही कुछ दिन का समय बीतता है। धीरे धीरे रैशेज पूरे गले पर फैल जाते हैं।
ऐसे ही एक रोज संगीता हॉल में बैठकर चाय का इंतजार कर रही थी। तभी थोड़ी देर में नीरू उसके लिए चाय लेकर आती है और संगीता की नजर नीरू के गले पर जाती है और उसके गले पर इतने सारे रैशेस देखकर वो डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? तेरे गले में इतने सारे निशान कहाँ से आ गए? पूरा गला लाल हो गया। ये सब क्या है बहू? माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे गोल्ड सूट नहीं करता, और आपको दोबारा ये ना लगी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने सोने का सेट नहीं उतारा और इस वजह से रैशेस और ज्यादा बढ़ गए। अपनी बहू की बात सुनकर और उसके गले पर पड़े रैशेस को देखकर संगीता को अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है। साथ ही सच्चाई जानने के बाद दोबारा फिर कभी अपनी बहू को सिल्वर चैन पहनने का ताना नहीं मारती।